So in our last class, we have read about how the childhood of Richard Bright, and as well as how Richard Bright was successful in proving two things. First, that beetle doesn't spread any viral disease to monarch butterfly, and second, that a bird named starling eat monarch butterflies. So next we are going to read. In his second year in high school, Richard Bright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर में जब हुए स्कूल के, तो रिचर्ड एब्राइट जो थे वो एक रिसर्च करने लगे जो इनको कहाँ पर ले गई, डिस्कवरी, किसकी डिस्कवरी पर, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की, एक ऐसा हार्मोन जो कि इंसेक्ट्स का होता है और जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, उसकी डिस्कवरी की किसने, रिचर्ड एब्राइट ने, ड्यूरिंग हिज रिसर्च. इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेट हिज टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और इनडायरेक्टली वो एक न्यू थ्योरी, सेल्स की न्यू थ्योरी और ऑफ लाइफ के ऊपर भी पहुंच गए. The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? So monarch pupa, I am going to show you again. Monarch pupa, this is monarch pupa बच्चे, and you can see these tiny gold spots on this butterfly. बच्चे, these are 12 in total. You can see here as well, ये देखिए 12 in total. And the question he raises was that कि why, क्यों सिर्फ मोनार्क प्यूपा के ऊपर ही क्यों ये 12 जो है स्पोर्ट्स हैं, गोल्ड स्पोर्ट्स हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन उनके मन में बार बार होता था और ये क्वेश्चन वो सबसे पूछते थे. Everyone assumed the sports were just ornamental. सब हर कोई जैसे वो बात करते थे, they were saying कि ये जो स्पोर्ट्स हैं ये ornamental हैं. ornamental यानी कि सजावट के लिए हैं, ऐसे ही हैं, इनका कोई, इनके एग्जिस्ट होने का कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, इसका कुछ भी साइंस से लेना देना नहीं है. एब्राइट सेड, बट एब्राइट कहते हैं कि हर कोई यही कहता था मुझे, बट डॉक्टर यूखार्ट डिडंट बिलीव इट. लेकिन जब उन्होंने इस बारे में डॉक्टर यूखार्ट से बात करी, तो व्हाट ही वाज सेइंग इज कि ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज का कोई रीजन है. और डॉक्टर यूखार्ट वाज सर्टेन दैट कि ये जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स है इनका होना भी एक रीजन है. To find the answer, Ebright and other excellent science students first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अब ये इस आंसर को फाइंड करने के लिए एब्राइट ने एक बहुत अच्छे साइंस स्टूडेंट की हेल्प ली और उनकी मदद से उन्होंने एक डिवाइस बनाया. उस डिवाइस से ये पता चला कि वो जो स्पोर्ट्स थे, वो जो उस प्यूपा के ऊपर स्पॉट्स हैं, वो एक हार्मोन है. ठीक है, वो एक ऐसा हार्मोन है, वो एक ऐसा हार्मोन है जिसकी मदद से जो बटरफ्लाई है वो फुल डेवलप करती है. अब ये तो सबको पता ही होगा कि वो प्यूपा में जो गया था वो कैटरपिलर था, लेकिन जब वो प्यूपा से बाहर आएगा तो वो क्या होगा, क्या होगा वो, बटरफ्लाई. पढ़ी है ना 4 स्टेजेस इंसेक्ट्स की. ठीक है, तो ये जब इन्होंने एक डिवाइस बनाया और उस डिवाइस की मदद से इनको पता चला कि वो जो 12 स्पोर्ट्स हैं वो ऑर्नामेंटल नहीं है, वो सजावट के लिए नहीं है, वो 12 स्पोर्ट्स काम कर रहे हैं किसकी डेवलपमेंट में, बटरफ्लाई की डेवलपमेंट में. मतलब कि अगर किसी प्यूपा पे वो 12 स्पोर्ट्स नहीं होते तो एक बटरफ्लाई की डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है. ठीक है, वो पूरी तरह से फुली एक बटरफ्लाई, एक अडल्ट बटरफ्लाई के रूप में डेवलप नहीं हो सकती. तो ये इन्होंने उससे डिवाइस की मदद से जो था वो प्रूव कर दिया. दिस प्रोजेक्ट वॉन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. अब क्या हुआ, जब ये प्रोजेक्ट इन्होंने प्रूव किया तो इससे ए ब्राइट जो कंट्री के फर्स्ट, जो उनकी पूरी कंट्री थी उसके फेयर में तो फर्स्ट आए, और उसके बाद उनको एक इंटरनेशनल साइंस फेयर में उनको भेज दिया गया आगे लड़ने के लिए, मतलब आगे कॉम्पीट करने के लिए. देयर ही वन थर्ड प्राइज फॉर जूलॉजी. वहां पे भी उन्होंने उस कंपटीशन में जब पार्टिसिपेट किया तो इस प्रोजेक्ट के लिए उनको थर्ड प्राइज मिला जूलॉजी में. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research.
जब उन्होंने ये प्राइज जीता तो इनको एक चीज ऑफर की गई, वो क्या थी, उनको एक चांस मिला कि वो अपनी समर में, मतलब समर में क्या होता है, छुट्टियां होती हैं, तो समर में छुट्टियों में वो क्या कर सकते हैं, एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी जो है वॉल्टर रीड आर्मी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की, उसमें वर्क कर सकते हैं। बच्चे ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट की लेबोरेटरीज होती है ना, इनका फायदा पता क्या होता है, इसमें जो चीजें होती हैं, इसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल के होते हैं। मतलब इसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको इस तरीके से वो देखो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर वो कोई गवर्नमेंट लेबोरेटरी है या फिर जो लोग उस लेबोरेटरी के इन्वेस्टर्स हैं वो उस चीज को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब भी वो रिसर्च होगी तो इन्वेस्टर्स को इसमें फायदा होगा। तो वहां पर जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो हाई लेवल के होते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेक होते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो इनको उस लेबोरेटरी में, उस रिसर्च लेबोरेटरी में वर्क करने का जो चांस था वो मिला, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब उनको ये कहा गया कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो आप उस रिसर्च के लिए इस लेबोरेटरी के जितने भी जो चीजें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको आप यूज कर सकते हो। एज अ हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। वो हाई स्कूल जूनियर थे लेकिन फिर भी वो अपनी जो कॉन्टिन्यूस एक्सपेरिमेंट थे मोनार्क प्यूपा पे वो ट्राई करते रहे। That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. उसके बाद उन्होंने और काफ़ी प्रूव किए और उनका एक जो प्रोजेक्ट था वो फर्स्ट आया इंटरनेशनल लेवल पे, और उनको फिर उस दोबारा उस लेबोरेटरी में वर्क करने का मौका मिला। In his senior year, he went to a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। बच्चे अब ये लाइंस बड़ी ध्यान से सुनने वाली है, ध्यान से सुनना। कहते इन हिज सीनियर ईयर, अब देखे वो जूनियर थे अब वो सीनियर बन गए हैं। ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक और स्टेप आगे बढ़े। कैसे? ही ग्रू सेल्स, उन्होंने सेल्स को उगाया, ग्रू किया। फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग, एक मोनार्क बटरफ्लाई के विंग से उन्होंने सेल को पैदा किया। इन अ कल्चर, कल्चर मतलब उसको अपनी देख रेख में रखकर, ठीक है। एंड शोड, और ये शो किया दैट द सेल्स वुड डिवाइड, कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग, और जो है डेवलप हो जाते हैं एक नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग के रूप में। Scales only if they were fed the hormone from the gold spots, but सिर्फ तभी जब उन्हें वो हार्मोन, जो गोल्ड स्पॉट्स, जो प्यूपा के ऊपर गोल्ड स्पॉट्स के हार्मोन है ना, वो अगर उनको फेड किए जाएं तभी। अब ये क्या था बच्चे, ये चीज तो इन्होंने प्रूव कर दी थी कि वो गोल्ड स्पॉट जो है वो एक हार्मोन है, और वो हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक प्यूपा का, एक बटरफ्लाई के बनने के लिए। अब इन्होंने ये चीज एक एक्सट्रीम लेवल पे और प्रूव कर दी। इन्होंने दिखा दिया कैसे एक बटरफ्लाई है, उसके जो विंग्स है वो सेल्स से बनते हैं, ठीक है। लेकिन वो सेल्स कैसे डेवलप होती हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट हार्मोन। समझ में आया यहाँ तक? First place for zoology at the international fair. He spent his summer after graduation further work at the Army Laboratory and at the Laboratory of US Department of Agriculture. Who is coming now? Just a minute. Kumar Shiv left. Okay. So उनकी जो ये वाला प्रोजेक्ट था, इसने फर्स्ट प्राइज जो था वो विन किया, ठीक है। कहाँ पर? इंटरनेशनल फेयर में। और उन्होंने अपनी जो समर थी ग्रेजुएशन के बाद वो आगे काम करते हुए कहाँ पर स्पेंड की? आर्मी लेबोरेटरी में और लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब इनको फिर यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लैब थी उसमें भी वर्क करने का जो था मौका मिला। मतलब ये दूसरी, पहली वाली लैब में तो वर्क कर ही रहे थे जो आर्मी लैब थी, उसके बाद उनको यूएस की एग्रीकल्चर लैब में भी वर्क करने का जो था एक चांस दिया गया। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, Albright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone
फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। क्या हुआ, कहते हैं उसी साल की समर में अपने फ्रेशमैन ईयर के बाद, मतलब अब ये स्कूल को पास आउट करके कॉलेज में फ्रेशर थे, ठीक है। और कॉलेज में फर्स्ट ईयर था इनका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, और वहां पर ये काम करे थे। तो जब इनकी वो गर्मियों की छुट्टियां हुई तो ये कहाँ पर आ गए, वेंट बैक टू द लैब ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आए एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और यहाँ पे आकर इसने किस पे वर्क किया, गोल्ड स्पॉट्स पे, हार्मन के ऊपर वर्क किया। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। वही मैंने बात बताई थी ना कि लैब में जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं। तो ये कह रहा है, कहता है लैब के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके वो इस बात को आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल हो गए कि उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। अब आप केमिकल स्ट्रक्चर समझते हैं? यस स्टूडेंट, साइंस पढ़ते हो ना? स्ट्रक्चर पता है ना कैसे बनते हैं? ईयर एंड हाफ लेटर, मतलब 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, अपने जूनियर ईयर, अब वो फ्रेशर में थे अब जूनियर आ गए। मतलब कॉलेज में जब हम जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में हम फ्रेशर होते हैं, सेकंड उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग जूनियर और फिर सीनियर हो जाते हैं कॉलेज में। तो वे जूनियर ईयर में थे कॉलेज में, ब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। इनको आइडिया आया सेल लाइफ की थ्योरी को प्रूव करने का। It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. और ये दिमाग में कब आया, जब ये उसी केमिकल स्ट्रक्चर के, हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे देख रहे थे। When he saw those photos, a bride didn't shout. जब ये फोटोज देख रहे थे तो इनको एकदम से एक नई चीज मिली, लेकिन ये चिल्लाए नहीं, यूरेका ऑन इवन आई हैव गॉट इट। यूरेका हम जब कब बोलते हैं, जब हम कहते हैं कि मेरे को बहुत बड़ी चीज मिल गई, व्हेन वी आर वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, माय गॉड मैंने ये क्या किया, ठीक है, बहुत हैरानी वाली चीज होना, और आई हैव गॉट इट, और मुझे ये मिल गया, ऐसी चीजें उन्होंने नहीं कही। बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हॉर्मोन्स, पर उन्होंने बिलीव था कि जो कुछ भी आज तक उन्होंने फाइंड आउट किया है, जो कुछ भी उन्होंने रिसर्च करी है उसके ऊपर, कि कल को कहीं ना कहीं ये मुझे जरूर ले जाएगी। द फोटोज गेव हिम द आंसर्स ऑफ वन ऑफ द बायोलॉजिस्ट पजल, और वो फोटो उनको किस चीज का आंसर दे रही थी, बायोलॉजी के एक बहुत बड़ी पजल का आंसर दे रही थी, जिसको शायद कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। जो सेल है वो डीएनए को रीड कैसे कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, डीएनए की स्ट्रक्चर को रीड कैसे कर सकता है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, ठीक है। डीएनए क्या होता है, जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस के बारे में सबने पढ़ा है ना, ठीक है बच्चे, न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस में, और ऑफ ए सेल, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाने वाला होता है डीएनए, ठीक है। और वो किस चीज को कंट्रोल करता है, हेरिडिटी को। हेरिडिटी क्या होती है, जो हम रिसीव करते हैं, जो एक पर्सन या एक इंसेक्ट अपने पेरेंट्स से रिसीव कर रहा है या फिर अपने, ठीक है, हेरिडिटी जो हमें मिल रहा है। इट डिटर्मिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। अब हेरिडिटी क्या डिसाइड करती है, फॉर्म और उसके फंक्शन, उसकी फॉर्म क्या होगी, उसकी शेप क्या होगी, और उसके फंक्शंस क्या होंगे। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। तो इसी तरह से फिर डीएनए है वो ब्लूप्रिंट है लाइफ का। देखो डीएनए ये डिसाइड करता है कि उसके सेल की फॉर्म क्या होगी और उसके सेल के फंक्शंस क्या होंगे। तो फिर इस हिसाब से तो फिर डीएनए जो है पूरी जिंदगी को डिसाइड करने वाला एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, नक्शा, ठीक है। तो वो एक लाइफ का नक्शा ही तो रेडी कर रहा है डीएनए। इसके बाद है, A bright at his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. अब ये किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, अब ये वहीं पे आ गया, 22 ईयर्स के हैं इस टाइम में ब्राइट, और एक कॉलेज स्टूडेंट है, और ये वही सेल ऑफ लाइफ को ऊपर वर्क कर रहे हैं। कहती हूँ वो और उनके कॉलेज रूममेट जिनका नाम था जेम्स आर वोंग, उन्होंने पूरी रात काम किया ड्राइंग करके पिक्चर्स को या प्लास्टिक मॉडल्स बनाकर ये शो करने के लिए कि ये कैसे होता है। और टुगेदर दे लेटर रॉट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और फिर मिलके उन्होंने वो पेपर लिखा जिसने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया।
और फिर बाद में वही पेपर एक आर्टिकल के रूप में उस जर्नल में छप गया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम। और जो लोग उसको जानते थे रिचर्ड एब्राइट को, उसकी काबिलियत को, उसके वर्क को, उसकी डिटर्मिनेशन को, वो लोग इस बात से बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए कि उसने इतने बड़े जूलॉजी के पजल को सॉल्व कर दिया। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स। जब क्योंकि बच्चे उन्होंने बहुत सारी और अचीवमेंट्स की थी, इसलिए जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास हुए तो बहुत बड़े ऑनर्स के साथ, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, ग्रेड्स के साथ, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, मतलब 1510 बच्चों में वो सेकंड थे। Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School और फिर later on वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में भी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर के रूप में वर्क करने लग गए। There he began doing experiments to test his theory. वहाँ पर इसी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. अभी वो ये सोच रहे थे कि अगर ये थ्योरी सही साबित हो गई तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा लाइफ की प्रोसेस को जानने का। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease. और फिर इस अगर हम लाइफ की फॉर्म को समझ लेंगे, लाइफ के नक्शे को समझ लेंगे, तो बहुत बड़े डिजीज जो है जैसे कैंसर है, ठीक है, या और सारे डिजीज है, इनकी भी हम लोग जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। It might all of this is possible because a bright scientific curiosity. और ये सब कुछ तभी संभव हो सका बिकॉज उनकी जो वो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, उनकी वो जानने की जो इच्छा थी उसकी वजह से। His high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. कहते कि उनकी जो हाई स्कूल रिसर्च थी मोनार्क प्यूपा के उस स्पॉट्स के ऊपर, वो ये जानने की इच्छा कि ये 12 स्पॉट्स उस मोनार्क प्यूपा के ऊपर क्यों है। अगर ये क्वेश्चन वो अराइज ना करते, अगर वो भी बाकियों की तरह ये मान के सोच लग जाते कि वो ऑर्नामेंटल है, सिर्फ सजावट के लिए है, तो शायद वो आज तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाती। उसके बाद है बच्चे, Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. कहते हैं रिचर्ड एब्राइट तब से साइंस के साथ जुड़े हुए हैं जब उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया था, लेकिन इतनी डीपली नहीं कि उनके पास बाकी अपने इंटरेस्ट के लिए टाइम ना हो। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर। वो एक अच्छे वो डिबेट में चैंपियन रह चुके हैं, पब्लिक स्पीकर रह चुके हैं, एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर रह चुके हैं, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। और उनके नेचर और उनके उन साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हुए वो इन सब चीज़ों के में भी बहुत अच्छे रह चुके हैं। ये बड़ा डिफिकल्ट होता है बनने का ना, एक साइंटिस्ट का स्पेशली ऑलराउंडर होना, बिकॉज अगर हम लोग किसी साइंटिस्ट को देखें तो वो ना या तो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं और बहुत ज़्यादा रिजर्व होते हैं, लेकिन ये हर चीज़ में क्यूरियस थे और हर चीज़ में अपना 100% देते थे। तो कहते हैं ये बड़ी अच्छी बात थी इनके इस नेचर की। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। जब वो स्कूल में थे तो उनकी हमेशा ए ग्रेड मिलता था बिकॉज learning was easy. He turned lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs. तो बच्चा स्कूल्स में ना बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस क्लब्स होते हैं, तो ये इनके लिए लर्न करना बहुत इजी था, इसलिए इनको ए ग्रेड आराम से मिल जाता था। तो ये अपना पूरा ध्यान ये डिबेट के ऊपर और जो क्लब्स इन्होंने ज्वाइन किए थे उन पे लगाते थे। ही ऑल्सो फाइंड समवन टू ए ब्राइट रिचर्ड ए बीरर, his social studies teacher and advisor to both club, ठीक है। और उनको एक पर्सन था जिसको वो बहुत एडमायर करते थे, वो कौन थे? रिचर्ड ए वेरर, उनके सोशल साइंस के टीचर और उनके दोनों क्लब्स के एडवाइजर। मिस्टर वेरर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज। कहते वो बहुत परफेक्ट पर्सन थे मेरे लिए और उन्होंने ही मेरा जो माइंड था वो नई चीज़ों की तरफ लगाया।
Richard would always give the extra effort. वो हमेशा extra effort देते थे. Mr. Weller said, Mr. Weller कहते हैं, what pleased me was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. कहते हैं मुझे उसमें जो खास बात ये लगती थी, अभी वेलर बोल रहे हैं, उनके टीचर जो थे, कहते उनकी जो खास बात थी वो ये थी, जो मुझे खुशी होती थी जिस बात से, वो ये कि ये जो पर्सन था वो 3-4 घंटे डिबेट की रिसर्च में भी लगाता था, उसके अलावा वो अपनी बटरफ्लाई की रिसर्च भी कर रहा था, और उसके अलावा वो अपने बाकी इंटरेस्ट में भी काम कर रहा था, मतलब फोटोग्राफी, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग, हाइकिंग, स्टार गेजिंग, ये सब चीजें भी वो साथ साथ करते, कलेक्टिंग थिंग्स भी. रिचर्ड वॉज कम्पिटेटिव. मिस्टर वेवर कंटिन्यू, कहते वो बहुत कम्पिटेटिव, यानी कि जब हम किसी से प्रतियोगिता करें या हम किसी को कंपटीशन दें तो बहुत कॉम्पिटिटिव थे, बट नॉट इन अ बैड सेंस. लेकिन बुरी बात नहीं थी इस कॉम्पिटिटिव नेचर की, मतलब उनको जीतना पसंद था, उनको लोगों के साथ लड़ना पसंद था, लेकिन अगर वो हार भी जाते थे तो वो अपनी हार का कारण ढूंढते थे, ना कि किसी दूसरे पर्सन से उस हार के लिए लड़ते थे. He explained Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. He was winning because he wanted to do the best job he could. तो वो क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं रिचर्ड इसीलिए इंटरेस्टेड नहीं था जीतने में क्योंकि वो जीतना चाहता था या उसे कोई प्राइज मिलता जीतने के लिए, बट वो इसलिए जीतना चाहता था क्योंकि वो अपना बेस्ट देना चाहता था, जितना भी वो दे सके जीतने के लिए. तो उसे ऐसा लगता था कि अगर उसने बेस्ट दिया है, वो अपना 100% देगा, तो वो पक्का जो है उस चीज को जीतेगा. फॉर द राइट रीजन ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट. कहते वो सही तरीकों से बेस्ट बनना चाहता था. एंड दिस इज द वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट. और कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साइंटिस्ट को बनाने में. स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड. कहते स्टार्ट कैसे करो आप, अपने फर्स्ट माइंड से. ऐड क्यूरियोसिटी, उसमें थोड़ी सी जानने की इच्छा डालो. एंड मिक्स इट विल इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस. और उसको मिक्स करो किससे, मिक्स करो जीतने की उस इच्छा से, सही तरीके से जीतने की इच्छा से. ए ब्राइट हैज दीज क्वालिटीज. और कहते हैं ब्राइट में सारी क्वालिटीज थी. फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मनार्क एक्स ओपन the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. कहते उस समय से जब मोनार्क एक्स ने उनके लिए एक नया जो है साइंस का वर्ल्ड ओपन किया था, तब से लेकर अब तक रिचर्ड ने अपनी उस साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को कभी फिनिश नहीं होने दिया. तो ये था हमारा चैप्टर मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन?